हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुहोलिक और मेरा नाम है अंकुश ठाकुर और गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंड गाइस आज हम लोग देखेंगे आपके कुछ और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं। सो आज का वीडियो लेक्चर उन्हीं पर रहने वाला है। पिछले कुछ वीडियोस आपको रेगुलर मिल रहे हैं। सो आज का वीडियो उन्हीं के आप कह सकते हो क्योंकि उसी का पार्ट 4 है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आप जितने भी नए बच्चे आज चैनल पर आ रहे हो और चैनल से पढ़ रहे हो तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके आपको अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने हैं। साथ ही साथ गाइज पीडीएफ कहाँ से एक्सेस होगा ये आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस पीडीएफ को। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में कि वो इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बल्कि आपके दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो हमारा विद्रोह हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, हमने अपना पहली लड़ाई जो है वो लड़ी थी। उनमें से आपने बहुत सारे कॉजेस को डिस्कस किया। आपने सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, एग्रेरियन कॉज, जो है इमीडिएट कॉज, बहुत सारे कॉजेस को आपने डिस्कस किया। बस इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो है वो इकोनॉमिक कॉज नहीं है। हैवी टैक्सेशन, टैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा था, बट डाउन ऑन मेजर पैट्रोनेज फॉर आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब पुट डाउन है ये, इट्स नॉट बट डाउन बट इट्स पुट डाउन है। ये क्या है दोस्तों, ये इट्स नॉट बट डाउन, इट्स पुट डाउन है ये, ठीक है। ये पुट है, ठीक है, इट्स पुट, ठीक है। पुट डाउन यहाँ पर कह रहा है कि जो भी हमारे मेजर प्रोटोनेज थी या आर्टिशंस और हैंडीक्राफ्ट्स को जो है पुट डाउन, शट डाउन किया जा रहा था। बिल्कुल इससे भी हमारे लोगों पर इफेक्ट पड़ सकता था, उनकी रोजी रोटी पर। जो हमारे मार्केट ऑफ इंडियन कॉटन है और इंक्रीज पैशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक कॉज नहीं था दोस्तों। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ पर, बता दें। तो यहाँ पर क्या है गाइस, हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर्ड बनारस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक रिवोल्ट ऑफ 1857 को नहीं पढ़ा है तो मेरी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर अपलोडेड है, आप वहां से उसका एक्सेस ले सकते हो। वहां पर मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है कि कौन सी जगह पर कौन से लीडर पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवॉल्ट में और किन के द्वारा रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया था अलग अलग सिटीज के अंदर। यहाँ चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बट आपको पूछा जा रहा है रिवॉल्ट जो है बनारस के अंदर। यहाँ मोस्टली आपको जो है वो बनारस के बारे में पूछा जा रहा है कि बनारस में जो रिवॉल्ट हो रहा था और वहां पर इसको अंड किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज फटाफट इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है गाइज, यहाँ पर बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है कर्नल ऑनकेल। ऑनसेल भी इनको कहा जाता है। सो ही वाज द राइट पर्सन। देखिए जनरल निकोल्सन की बात करें तो इन्होंने दिल्ली में रिवॉल्ट को खत्म किया था और ग्रेविस इंजरीज की वजह से इनकी आगे चलकर मौत भी हो जाती है। सो दिल्ली में इन्होंने खत्म किया था इसको, ठीक है। और इन्होंने किया था कहां पर दोस्तों, आपके बात करें बनारस के अंदर, है ना। इसी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जैसे टेलर का नाम आ जाता है तो टेलर साहब ने क्या किया था, टेलर के बारे में भी आपको मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे कानपुर की बात करें तो हैवलॉक ने कानपुर में इस रिवॉल्ट को खत्म किया था। ऐसे बहुत सारे नाम आपको जो है रिवॉल्ट में सुनने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो है पीडीएफ को नहीं एक्सेस किया है, जेके जो भी हमारी जो भी हमारे इंडियन हिस्ट्री है उसको जाकर एक्सेस कीजिए टेलीग्राम से और वहां पर जाकर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए ताकि आप इसका आंसर दे सको। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से आपने बताना है। ये बेसिकली आपसे प्लेस और उनके लीडर के बारे में बता रहा है कि कौन सी जगह से कौन लड़ रहा था। क्या कानपुर से नाना साहिब, राहो साहब, तांतिया टोपे, अजमुल्ला खान ये लोग लड़ रहे थे, या इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे और फरूखाबाद से तफुल हुसैन खान थे गाइस। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, बट इसके अलावा यहाँ पर और भी जैसे हम बात करें तो देवी सिंह मथुरा से लड़ रहे थे, हामिद अली खान दिल्ली से लड़ रहे हैं, मरियम दीवान आसम से लड़ रही थी, देवी सिंह मथुरा से मैंने आपको बताया, है ना। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये भी जो है लड़ रहे थे कानपुर, कंवर सिंह जो है वो लड़ रहे हैं बिहार से।
है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। रानी लक्ष्मीबाई, जो है झांसी से लड़ रही थी। सो देयर आर सो मेनी पर्सनैलिटीज़ हू आर टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस रिवोल्ट एंड देयर रिवोल्ट वाज़ क्रश्ड बाय द ब्रिटिश पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में मैंने अपनी पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। आप जाकर उस चीज़ को एक्सेस करें। नहीं पता है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो आप लोग। मेरा नंबर इसमें गिवन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपने बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डाइड सून टू बी द मॉर्टल वाउंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जब रिवोल्ट को सप्रेस किया जा रहा था तो किस ब्रिटिश ऑफिसर की मृत्यु हुई थी और वो भी किस वजह से उनको घायल चोटें आई थी। इनमें से 4 ऑप्शंस आपके सामने और आपने बताना कि अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर, किसके शासन काल में जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो घटना थी, ये घटी थी दोस्तों, इसके बारे में आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा गाइस? तो मैंने अभी आप थोड़ी देर आपसे पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। तो जनरल जॉन निकोलसन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये जो घटना है, ये किसके टाइम पर घटी थी गाइस? इसके बारे में आपका क्या मानना है? तो इसके बारे में आपका ऑप्शन ए आएगा लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन के टाइम पर जो है ये घटना घटी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले और क्या क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है हु ऑथर्ड द बुक फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। गाइस ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है क्योंकि इस पर ना बहुत सारे बच्चों की अलग-अलग टिप्पणीज आती हैं। तो मैं कुछ बुक्स आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि लिखी गई थी बेसिकली रिवॉल्ट को लेकर। देखिए अगर आपसे बोला जा रहा है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ साल दिया है तो आप क्लियर हो कि ये किसने लिखी है। ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। किसने दोस्तों? ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ऑप्शन इसमें ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है? ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? अगर ये वाला दिया होता इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर दिया होता तो आप किसको टिक करते और उसमें साल भी लिखा बता दूंगा 1900 कौन सा था 1909 का टाइम था तो ये थी वीडी सवाकर ठीक है सवाकर याद रखिएगा सवाकर इसके अलावा इसको जो है मतलब जिहाद की लड़ाई भी कहा गया है जैसे इसको सिविल रेबेलियन इन इंडिया आरसी मजूमदार ने लिखा है जैसे यहाँ पर लिखा है ना मजूमदार साहब तो मजूमदार साहब ने जो है इसको लिखा है सिविल रेबेलियन ठीक है सिविल लिबरल रेबेलियन इन इंडिया ये लिखी हुई है आरसी मजूमदार ने तो ऐसे ना बहुत सारी बुक्स के बारे में भी मेंशन्ड है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर प्लीज मैं फिर से बार बार आपको वही चीज कह रहा हूँ कि उस पीडीएफ को एक्सेस कर लो उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सर ह्यूग्रोज डिस्क्राइब वोम एज द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल किसको देखिए यहाँ पर कहा गया था तो याद रखिएगा जो हगरोज हैं इन्होंने जो है झांसी के अंदर ठीक है झांसी के अंदर रिवॉल्ट को खत्म किया था और आपको पता है झांसी से कौन लड़ रही थी रानी लक्ष्मीबाई और इन पर एक बहुत ही चर्चित पोएम भी आपको सुनने को मिलती है कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी बचपन में हमने इस पोएम को बड़े अच्छे से पढ़ा है आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी पढ़ा होगा सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये जनरल नॉलेज एक ऐसा कंपोनेंट है ना कि आप सब कुछ पढ़ के गए हो लेकिन आपसे लगा देखिए आप यहाँ पर आपने सब पढ़ा है कि झांसी से कौन लड़ रहा है जमशेदपुर से कौन लड़ रहा है या जगदीशपुर से लखनऊ से बिहार से असम से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लेकिन अगर आपने प्लेसेस याद नाम रखे तो यहीं पर इससे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा इफेक्ट नहीं था मतलब जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो वो कैसे जो है वो अफेक्टेड होगा तो यहाँ पर कौन है दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ करके जो हमारी सिटी थी या जो भी आप कह रहे हो टेरिटरी थी ये इन्वॉल्व नहीं थी किसके अंदर रिवॉल्ट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर इसमें रिवॉल्ट में नहीं था ना ऐसे आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं द फर्स्ट गवर्नर एंड वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट गवर्नर और वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया देखिए ब्रिटिश इंडिया का पूछ रहा है ना ये ब्रिटिश इंडिया का पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड लॉरेंस लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड कैनिंग ही वाज लॉस्ट ये लास्ट थे ठीक है ये लास्ट थे ठीक है ही वाज लॉस्ट तो हु वाज द फर्स्ट तो फर्स्ट कौन थे दोस्तों बता फटाफट बता दीजिए यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर ऑफ वर्सरा देखिए अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका तो यहाँ पर पूछ रहा है वॉरेन हेस्टिंग लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ऑफ बंगाल थे इनको 1773 में बनाया गया था है ना 1773 में इनको जो है फर्स्ट गवर्नर और वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इनको बनाया गया था ठीक है ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया में इनको अपॉइंट किया उसके बाद बैंट्रिक का नाम आता है ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऐसे करके उनको वो इंडिया के थे
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था रिवोल्ट का? आपको पता है, आप बोलोगे कि सर क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था। ये एक जैसे हमारा यहाँ पर एक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, एक एक्ट पास होता है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट को भांप लिया था कि ये बहुत ही डिवास्टेटिंग उनके लिए एक रिवोल्ट था, तो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से कुछ ऐसे इंसिडेंट उनके अपकमिंग फ्यूचर में आए। इसके लिए उन्होंने सिंपल एक एक्ट पास किया और इस एक्ट के अंदर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके हमको क्वीन के हवाले कर दिया। और हम अब सिटीजन थे, ब्रिटिश सिटीजन हम कहला, मतलब उस टाइम पर हम, आप कह सकते हो अपने आप को कि आप एक ब्रिटिश सिटीजन कहलवा रहे थे। अगस्त डिक्लेरेशन की बात हम करते हैं जो 1917 में हुआ था। इस अगस्त डिक्लेरेशन का दूसरा नाम क्या था? क्या ये मोंट्यूक डिक्लेरेशन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, राउलेट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, जो भी आप ले लो, 35, 1990, जो भी आप ले लो, इसमें से बहुत सारे एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो गाइस जो अगस्त डिक्लेरेशन है, इसका दूसरा नाम देखिए, साल है, एक अगस्त ऑफर भी है, लेकिन अगस्त ऑफर 1940 वाला है, ये 1917 वाला है, इसको हम कहते हैं मॉन्ट्यूक डिक्लेरेशन कहते हैं इसको, ठीक है, मॉन्ट्यूक डिक्लेरेशन इसको कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि मॉन्ट्यूक कैमलिसफोर्ड रिफॉर्म इज नोन एज, मॉन्ट्यूक कैमलिसफोर्ड रिफॉर्म्स को हम और किस नाम से जानते हैं? तो गाइस जैसे हमने क्रिमिनल रिवॉर्ड्स को पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम लोग क्रिमिनल अवार्ड्स, क्रिमिनल एक्ट भी कहते हैं, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉन्ट्यूक्स कैमलिसफोर्ड जो रिफॉर्म्स हैं, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? सो दीज आर नोन बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का जो एक्ट था उसको हम लोग कहते हैं कैमलिसफोर्ड। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा था आपका, क्रिमिनल क्रिमिनल रिफॉर्म था, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, चलिए इसको ऐसे याद रखते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, राउलेट एक्ट बिल 1919 इज ऑल्सो नोन एज। पहले तो समझ लीजिए कि राउलेट एक्ट है क्या चीज। देखिए गाइस, राउलेट एक्ट जो है, दिस एक्ट इज कॉल्ड एज एनरिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसको हम दूसरे एक्ट, इसका दूसरा नाम जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। सो बेसिकली इस एक्ट को लाया गया था जस्ट टू स्टॉप द इंडियन नेशनल सेंटिमेंट्स। भारत के अंदर जिस तरीके से लोगों के अंदर जज्बात सामने आ रहे थे और लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन सब की वजह से अंग्रेजी गवर्नमेंट को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और उन मुश्किलात का सामना करने की उनमें उस टाइम पर इतनी नहीं था कि वो रोक सकते इंडियंस को, तो उन्होंने राउलेट एक्ट जो है वो पास किया था। 18 मार्च को ये पास हुआ था 1919 में। इस एक्ट के अंदर हो ये रहा था कि किसी भी इंडियन को अरेस्ट किया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। मतलब आज के टाइम का अगर आप बोलो तो हैबियस कॉर्पस जो आपका रिट है उसको सस्पेंड किया जा रहा था। जैसे आपको आज पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आप बोल सकते हो कि मुझे किस वे या किस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, बट व्हाइल पासिंग द राउलेट एक्ट आप वहां पर उस टाइम पर ये चीज नहीं पूछ सकते हो ब्रिटिशर से कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और इस राउलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था, और इस एक्ट के थ्रू बहुत सारे इंडियंस को अरेस्ट भी किया गया। जैसे कि अमृतसर की अगर मैं बात करूं तो सैफुद्दीन किचलू और को अरेस्ट किया गया था, और सत्यपाल को भी। और जिनके प्रोटेस्ट में अमृतसर के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया कि आपने हमारे लीडर्स को क्यों अरेस्ट किया, एंड दैट विल लीड टू द डिवास्टेटिंग मैसेक्योर एट अमृतसर नोन एज जलियांवाला बाग मैसेक्योर, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वो बेसिकली इसी राउलेट एक्ट की शुरुआत थी। सिडनी राउलेट एक्ट जो है, राउलेट ने इसको पास किया था, ठीक है। चले, तो अमेरिकन एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए यहां से पूछ रहे अनदर नेम ऑफ द राउलेट एक्ट बिल 1919 का क्या नाम था? तो क्या उसको ग्रीन एक्ट, ग्रे एक्ट, ब्लैक एक्ट क्या कहा जाता है? आपने बोलोगे सर जस्ट अभी आपने बताया ब्लैक एक्ट, भाई किसने कहा था? महात्मा गांधी। एक महात्मा गांधी ने कहा था, नो वकील, नो दलील, नो अपील, जो है नेहरू ने इसके लिए कहा था ना। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चले, राउलेट एक्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ, कहां पर हुआ था पास? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पुणे? तो गाइस ये कहां पर पास हुआ है? ये हुआ है दिल्ली के अंदर, क्योंकि 1911 में हमारी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो ये दिल्ली में ही पास होगा। और ये था 18 मार्च
1919 याद रखिएगा ये साल 18 मार्च 1919 का टाइम था जब इस एक्ट को पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन व्हेन द राउलेट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपीरियल देखिए यही तो आपसे डायरेक्ट डेट पूछ रहा है यहाँ पर तो डायरेक्ट आप बोलोगे सर अभी तो करवाया। तो देखिए एक चीज अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो उस पर अलग-अलग क्वेश्चंस कैसे रहते हैं यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। राउलेट एक्ट वाज पास्ड टू एक्सटेंड द किस एक्ट को एक्सटेंड किया गया था राउलेट एक्ट के अंदर? रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1918, रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1905, डिफेंस एंड इंडियन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1905, डिफेंस एंड इन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1915। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा गाइस? तो ये था डिफेंस एंड इंडिया रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1915। तो अंग्रेजों ने कोई एक एक्ट पास नहीं किया है हमें कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे एक्ट जो है वो पास हुए थे। राउलेट एक्ट इसलिए इंसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके रिलेशन में ही तो जलियांवाला बाग मैसेकेर हुआ था। टू प्रोटेस्ट राउलेट एक्ट बिल गांधी स्टार्टेड राउलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने इस राउलेट एक्ट को जब ब्लैक एक्ट घोषित कर दिया था, जब गांधी जी ने इसको कहा कि ये एक ब्लैक एक्ट है, तो इसके लिए गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और गांधी जी ने कहा कि ये एक्ट तो हमारे हैबिस कॉर्पस को सस्पेंड कर रहा है। तो गांधी जी की बात को जब नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने इसके खिलाफ एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और ये सत्याग्रह शुरू होता है 6 अप्रैल 1919 को। इसी एक्ट के अंदर क्या है पूरे प्रोटेस्ट चल रहे थे इंडिया में और गांधी जी को जो है वो अरेस्ट किया गया था। गांधी जी को अरेस्ट किया गया था दिल्ली के पास में एक जगह है। उस जगह का नाम क्या था दोस्तों? उस जगह का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट मुझे याद करने दीजिए। हाँ, पलावल। पलावल जगह का नाम है, ठीक है? पलवल जगह का नाम है या इसको पलवल भी कहते हो, पलावल भी कह दीजिए। पलवल जो है इस जगह का नाम है। यहाँ पर गांधी जी को अरेस्ट किया गया था और इन्हीं के ऑपोजिशन में फिर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है उधर अमृतसर में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर वो लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं एंड उसी तरीके से ये घटना जो है वो घट जाती है। ठीक है दोस्तों? राउलेट एक्ट वाज़ पास्ड ऑन 18th मार्च 1919 बाय किसके द्वारा? कैमलिसफोर्ड, सिडनी राउलेट, जेम्स राउलेट, विलियम्स राउलेट। तो गाइस याद रखिएगा इट वाज़ पास्ड बाय सर सिडनी राउलेट के द्वारा इसको पास किया गया था। ये रहा उसकी डेट और साल, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। हू वाज़ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड? कौन थे वाइसरॉय जब राउलेट एक्ट को पास किया गया था? लॉर्ड कैमलिसफोर्ड, सर सिडनी राउलेट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैमलिसफोर्ड, ठीक है? याद रखिएगा। तो इससे पहले हमने बोला था ना मॉन्टेग्यू कैमलिसफोर्ड रिफॉर्म कब आए थे? 1919 में ही आए थे ना? थोड़ी देर पहले तो आपको बताया है ना मैंने। है ना? मॉन्टेग्यू कैमलिसफोर्ड रिफॉर्म पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको। चलिए 1913 की बात है 1913 की हिंदुस्तान गदर पार्टी वाज लॉन्च्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिटी इन यूनाइटेड स्टेट। तो देखिए गदर पार्टी को फॉर्म करने वाले लाला हरदयाल साहब थे और इसके जो हेडक्वार्टर्स थे यूनाइटेड नेशन में कहां पर थे गाइस? इट वाज सिचुएटेड इन सैन फ्रांसिस्को। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर पुट इनटू जेल थ्रू राउलेट एक्ट? अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान, मोहनदास करमचंद गांधी या बीजी तिलक। गाइस तो देखिए बीजी तिलक तो इस टाइम तक रहे नहीं थे, तो इनको अरेस्ट किया गया था यहाँ पर एम के गांधी को। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया गांधी वाज अरेस्टेड और पलवल जगह का नाम था नियर दिल्ली के आसपास, ठीक है? व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? तो देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर बेसिकली लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे। उनके लीडर्स उस टाइम जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को जो है वो अरेस्ट किया गया था एंड फॉर देयर अरेस्ट पीपल वर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। अब वहां पर दो तरीके के लोग गैदर्ड हुए थे, एक जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे और दूसरे जो बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे। हर साल हम बैसाखी कब मनाते हैं? तो हम हर साल बैसाखी मनाते हैं 13 अप्रैल 1919 को और गाइस उसी साल 1919 की बात है जब ये घटना घटी थी। याद रखिएगा इसके लिए फिर भारतीय बहुत सारे हमारे लीडर्स ने अपने जैसे गांधी जी ने केसरे हिंद टाइटल वापस दिया था। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल अपना वापस कर दिया था इन प्रोटेस्ट में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है? कोशिश करूंगा आगे ये सब क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊं। व्हिच एक्ट लेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट? बताएं। तो गाइस सीधा-सीधा आंसर यहाँ पर दिखा है। देखिए एक कहानी आपको बता दी, पूरे आंसर्स आपके निकल कर आ रहे हैं। थोड़ा आपको ईज़ी लग रहा होगा। हू ऑर्डर्ड जलियांवाला बाग मैसेकर? किसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर की? तो 4 ऑप्शंस आपके हैं मिशेल ओ डायर, निगल कॉलेट, रिजिनल्ड डायर या गाइस सैफुद्दीन किचलू। तो गाइस ये तो अरेस्ट हुए थे जो है रिजिनल्ड जो डायर है उनके द्वारा यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था गोली चलाने का, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इन ईयर 1919 1919 का साल था इन इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू 1919 का साल हम किस चीज के लिए याद रखते हैं? फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा टू दिल्ली? नहीं भाई साहब, ये 1911 में हुआ है ना? ट्रेजेडी ऑफ मैसाकेर 1919 में हुआ है, ठीक है? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ है। खिलाफत मूवमेंट जो है 1916/17 में चली थी। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Why did people gather to demonstrate at जलियांवाला बाग? लोग क्यों गैदर्ड हुए थे जलियांवाला बाग में? क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गांधी एंड लाजपत राय के लिए? क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किचलू और सत्यपाल के लिए? ऑफर प्रेयर्स टू बैसाखी डे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल ह्यूमन एक्ट ऑफ द पंजाब। देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता ना ए बी सी डी, तो आप बी और सी को आराम से चुन सकते थे, बट यहाँ पर गैदर्ड बेसिकली लोग यहाँ पर इसलिए हुए थे, तभी उन पर गोली चली थी, है ना? बी इज द राइट आंसर बी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लार्ज अनआर्म्ड क्राउड गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन 13th अप्रैल 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, किनके अरेस्ट के लिए आए थे? तो ऑप्शन सीधा सीधा आपको यहाँ पर डी दिख रहा है क्या, या मैं ऐसे बता दूं आपको, स्वामी सरदानंदा एंड मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड कलाम आजाद, या ये बनेगा इसका राइट आंसर सीधा, है ना? बता दिया हुआ है आपको, पढ़ा हुआ है आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड बाय, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो केसरी जो न्यूज़पेपर था गाइस, इसको लिखा गया था इन द लैंग्वेज ऑफ मराठी, ये मराठी भाषा में लिखी गई थी, और इसको लिखा गया है बीजी तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा इसको लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी। और बीजी तिलक ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी लिखा था, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी लिखा जिसका नाम था मराठा। बेसिकली बीजी तिलक जो है वो ब्रिटिशर्स के बारे में लिखते थे, इन ऑपोजिशन के बारे में लिखते थे कि अंग्रेज क्या हैं, वो क्यों भारत आए हैं, वो क्या करना चाहते हैं भारत में। तो इसके लिए देखिए ये सब चीजें हुई हैं। एंड दिस न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन 1881। ये वाला मराठा जो यहाँ केसरी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, 1881 से इसको शुरू कर दिया गया था। बाद में फिर इन्होंने मराठा न्यूज़पेपर भी शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा किसके द्वारा लिखा गया था और कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? तो इंग्लिश में याद रखेगा, बीजी तिलक 2 न्यूज़पेपर लिखा करते थे। एक बीजी तिलक लिखते थे इंग्लिश में जिसका नाम था मराठा, और दूसरी लिखते थे मराठी जो थी केसरी। केसरी जो है वो मराठी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, ऑन Feb 20, 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू क्विट इंडिया बाय, कि कब करेंगे, वो कब तक करेंगे? तो यहाँ पर देखिए सोचने वाला तो कुछ है नहीं, उन्होंने कहा था कि वो लोग जून 1948 तक जो है वो उसको खत्म करेंगे, बट जैसे कि उस टाइम पर हमारे जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटिशर्स के, उनका नाम क्या था, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर कौन से थे? सैलमन एटली, सैलमन एटली जो हैं उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, एंड ही बिलोंग्स टू लेबर पार्टी। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये लेबर पार्टी के थे। ठीक है, लेबर पार्टी के ये नुमाइंदे थे, और इनके द्वारा जो है फिर माउंट बैटन को इंडिया भेजा गया था। ठीक है, माउंट बैटन जो है वो इंडिया आए थे, और माउंट बैटन को जो है ये जिम्मेवारी दी गई थी कि भारत का पार्टीशन करे। और फिर जब माउंट बैटन ने सिचुएशन देखी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पार्टीशन ऑफ द कंट्री हो गया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ कंट्री हो गया हमारा, जिस इंसिडेंट के चलते फिर इन्होंने 3 जून को जो है वो मतलब 3 जून जो प्लान आता है, ठीक है, 3 जून प्लान जिसको हम कहते हैं, या डिकीज प्लान भी कहते हैं, वो आया था। एंड फाइनली उन्होंने हमें भारत को आज़ादी जो 1948 में मिली थी, वो हमें फिर 15 अगस्त 1947 को जो है वो दे दी गई थी। इसके पीछे की पूरी कहानी है, और पूरी आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की हुई है। सो अगर अभी तक आपने उस पीडीएफ का एक्सेस नहीं लिया है, तो आप मुझे मैसेज, कमेंट कुछ भी कर सकते हो। सो गाइज, फॉर पीडीएफ आपने टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करना है इस लिंक को। अगर आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है, या आप उसको कॉपी नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपली ठाकुर लिख सकते हो कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल में लिखिए, जिसको 93 करके सर्च कीजिए, यू विल गेट द चैनल नेम, और वहाँ पर इसकी पीडीएफ है। बाकी गाइस, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये चैनल शेयर कर सकते हो, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और गाइस, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अपकमिंग कुछ डेज़ में हम लोग आप लोगों के लिए जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो है उस पर जो भी आपके जैसे हम बात करें जेके एसएसबी की, तो जेके एसएसबी के लिए उस पर आपके जो है क्विक रिवीजन करके मैंने एक सेशन शुरू करने जा रहा हूँ मैं क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है? तो वो आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा जिनकी इंडियन पॉलिटी वीक है, क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हैं जो मुझे कवर करने हैं। सो मैं चाहूँगा कि वो मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँ, और आप लोग जो है वो रेडी हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। लिंक जो है चैनल को शेयर करना ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड रेगुलर बेसिस पर जो है गाइस चैनल पर आते रहिए, और हमारे वीडियोज़ को जो है उनसे कुछ सीखते रहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद एडुहोलिक। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गुड